हर बुधवार की तरह एक बार फिर से अमृतधारा माय हॉस्पिटल से स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, आप सब बहुत ज्यादा खुश होंगे, हैप्पी होंगे और आई होप कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और बाय चांस अगर हो भी गई तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमृतधारा माय हॉस्पिटल में हर तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज आपको मिलती है। और ऐसे में आज स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम में हमारे साथ अमृतधारा माय हॉस्पिटल से जो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर गौरव भांभा, कंसल्टेंट ईएनटी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और उनका महज 16 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि डॉक्टर लाइन की मैं बात करूं तो देखिए काफी एक प्रैक्टिस रहती है पूरी जिंदगी ही, और अपने आप में 16 साल का एक्सपीरियंस सर का है। और आज मैं बताना चाहूंगी सर को अमृतधारा माय हॉस्पिटल से जुड़े हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं। और आज जो हम बात करेंगे कान, नाक और गले से जुड़ी हुई दिक्कतों को लेकर बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप कंसल्टेंट ईएनटी हैं, 16 साल का आपका एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस माना जाता है एक डॉक्टर फील्ड में। ऐसे में क्या बताना चाहेंगे इन दिनों में जब हवाएं काफी तेज चल रही हैं और ड्राइनेस काफी महसूस हो रही है, गर्मी की शुरुआत हो रही है, सबसे ज्यादा दिक्कत सर क्या देखने को मिलती है? गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द व्यूअर्स। तो इस टाइम पे जो ड्राइनेस की वजह से सबसे कॉमन इश्यूज हम फेस करते हैं, नाक की हम बात करें तो वहां पे ड्राई ईयर्स की वजह से एलर्जी के सिम्टम्स जैसे स्नीजिंग, रनिंग नोज, रिपीटेड उसकी वजह से कफ होना, कोल्ड होना, नाक से नक्सीर तक छूटना, जो कि बच्चों में बहुत कॉमनली आती है। इसी की वजह से गले के अंदर जो हम देखते हैं एलर्जिक सिम्टम्स, जैसे गले का चोक फील होना, गले में खराश फील होना, प्लस चेंज ऑफ वेदर कई लोगों को बहुत दिक्कतें देता है, जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, वीजिंग होना, रोंकाई होना, जिससे कि उनको रूटीन में अब सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। बट ये सारी बहुत ही कॉमन मेडिकल कंडीशंस हैं, तो इनसे कोई घबराने वाली बात नहीं होती और सिंपल मेडिसिन और परहेज से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स जिस तरीके से अब सर ने शुरुआत की है, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि महज 16 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन सर ने इसी दौरान ख्याति हासिल किया और सीनियर डॉक्टर बन चुके हैं। सर आपसे जानना चाहूंगी गोइटर क्या होता है सर? गले से जुड़ी हुई एक दिक्कत है, इसके बारे में आप बताइए। सो बेसिकली गोइटर, हम इसको हिंदी में बात करें तो घेंगा बोलते हैं। गोइटर एक तरह की थायराइड ग्लैंड जो हमारा होता है, जो मल्टीपल फंक्शंस हमारी बॉडी में सर्व करता है, उसकी स्वेलिंग होती है। इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। ज्यादातर ये स्वेलिंग बहुत छोटी होती है शुरू के दौर में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हो सकता है स्वेलिंग उतनी ही रहे या समय के साथ बढ़ जाए। ये मोस्ट केसेस में फीमेल्स में पाई जाने वाली होती है। पुराने टाइम में क्योंकि आयोडीन की कमी होती थी सॉल्ट में, उसकी वजह से ये पाई जाती थी, पर क्योंकि आज के टाइम में सारे आयोडाइज सॉल्ट होते हैं तो ये कमी कम पाई जाती है। ये मोस्टली बिनाइंग स्वेलिंग होती है। इसका कैंसरस ग्रोथ होने का चांस 10 से 15% होता है, जो कि ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से हम देखें तो बहुत ही कम है। अगर ये स्वेलिंग बहुत छोटी हो तो इसको कुछ भी करने की जरूरत जनरली नहीं होती, और ये आप लाइफ लॉन्ग भी अगर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं देगी। बट जैसे कि सिम्टम्स अगर हों जिससे कि खाने पीने में कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाए, सांस लेने में कोई दिक्कत शुरू हो जाए, हमारी आवाज में कोई बदलावट आनी शुरू हो जाए, उसकी वजह से कभी कभी इस स्वेलिंग को हमें रिमूव करने की जरूरत भी पड़ जाती है। सर्टेन केसेस में ये स्वेलिंग अगर मैलिग्नेंट टर्न हो जाए तो हमें इसको पूरी तरह से निकालना अनिवार्य हो जाता है। कई पेशेंट्स में क्योंकि ये फीमेल्स में पाई जाती है तो कॉस्मेटिकली भी इसका एक इंडिकेशन होता है कि अगर ये स्वेलिंग बढ़ रही है तो हमें उसको कॉस्मेटिकली भी एड्रेस पड़ने की जरूरत पड़ जाती है। बट एज आई टोल्ड, मोस्टली ये बिनाइंग स्वेलिंग होती है, तो इससे कुछ भी वरी करने की जरूरत नहीं होती और इसको विद फ्यू इन्वेस्टिगेशंस डायग्नोज करके हम प्रॉपरली कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। सर स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम है, लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऐसे में कुछ टीचर का सवाल आया है, कुछ टीचर्स हैं वो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले अनाउंस किया गले से जुड़ी हुई दिक्कतें। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि वो एक टीचर है, उनकी आवाज में दिक्कत आ रही है, शायद ज्यादा बोलने की वजह से ही आ रही है और उनके गले में भी दर्द होता रहता है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहती है। इसको मेडिकली हम कहते हैं लैरिंजाइटिस। हमारा वॉइस बॉक्स या जो वोकल एरिया होता है, नॉट ओनली टीचर्स, जैसे आपका ही प्रोफेशन है, जिस भी प्रोफेशन में सिंगर्स, लॉयर्स, दुकानदार, इवन डॉक्टर्स, कोई भी प्रोफेशन जिसमें कि बहुत ज्यादा हमें बोलने की जरूरत पड़ती है, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स दे आर सेंसिटिव टू दिस टाइप ऑफ हाई पिच एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टॉक्स।
उससे क्या होता है, उन वोकल कॉर्ड्स के ऊपर सिंपल स्वेलिंग या बहुत लंबे टाइम तक अगर वो दिक्कत चलती रहे तो उसमें वोकल कॉर्ड पॉलिप, वोकल कॉर्ड नोड्यूल बन जाते हैं, जिससे कि आवाज के अंदर चेंज आ जाता है। अर्ली स्टेज में अगर हम स्पीच थेरेपी ले लें या अपने वोकल कॉर्ड्स को इतना ज़्यादा स्ट्रेन ना करें तो ये टोटली रिवर्सिबल कंडीशन होती है, और इसके लिए कुछ मेडिकेशंस से हम स्वेलिंग को कम करके और कंप्लीटली इसको क्योर कर सकते हैं। इसी के ऊपर अगला सवाल भी करूंगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लाइव कमेंट्स आ रहे हैं। सर रमेश कुमार हैं जो जानना चाह रहे हैं कि नज़ले का कोई परमानेंट इलाज है? देखिए, नज़ला एक ऐसी चीज़ है जो कि मोस्टली एलर्जिक रिस्पॉन्स में पेशेंट परसीव करता है या महसूस करता है। तो उस केस में परमानेंट ट्रीटमेंट अगर हम कहें तो मेडिकल मैनेजमेंट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट पेशेंट भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेडिसिन ले लेके थक जाते हैं। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम परहेज रखें। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें कौन से एलर्जन से ज़्यादा दिक्कत है, किसी को धूल, मिट्टी, कोई खाने की पर्टिकुलर चीज़, जंक फूड। तो एक तो उस एलर्जन को हम अपनी डे टू डे लाइफ में अवॉइड करें। सेकेंडली, कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशन से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको कंट्रोल करना ज़रूरी इसलिए है कि ईएनटी एक ऐसा एरिया है जो आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। तो अगर हम नोज को ठीक नहीं रखेंगे, वो ईयर, थ्रोट एंड अल्टीमेटली हमारी चेस्ट को भी खराब कर सकता है। तो इसको परहेज और मेडिकल कंडीशन से हम अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ईयर, नोज, थ्रोट सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, ऐसे ही अमूमन हम क्या देखते हैं, अगर हम आंखों में दवाई डालें तो वो हमारे गले तक आती है, कानों में कुछ डालें तो वो भी आ जाती है। यानी ये इट इज अ वेरी इंट्रिकेटली एंड वेरी वेल कनेक्टेड एरिया। इसीलिए इस सब्जेक्ट को इकट्ठे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक डिजीज दूसरे एरिया में भी जा सकती है, और एक एरिया को इम्प्रूव करने से दूसरे एरिया को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इट इज अ वेरी क्लोजली कनेक्टेड एरिया। एक और कमेंट आया सर, कमेंट ये है कि बच्चे को सुनाई कम देता है, इसका क्या सोल्यूशन है? देखो, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसको इम्पोर्टेंट इसलिए समझा जाएगा क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पाएंगे। तो आजकल जो अर्ली स्टेज पे स्क्रीनिंग होती है बच्चे की पैदा होने पे, एक ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट द्वारा की जाती है, ताकि हमें ये पता चल सके कि इमीडिएट आफ्टर बर्थ बच्चे का जो इनर ऑर्गन है, जो हियरिंग ऑर्गन है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर उसमें हमें कोई दिक्कत हो तो आपके पीडियाट्रिशियन बच्चे के पेरेंट्स को पूरी तरह से ये चीज़ ज़रूर बताएंगे कि बच्चे को ऐसे ऐसे सुनने में दिक्कत हो सकती है, तो आप इसका ईएनटी से रेगुलर चेकअप रखें। अगर हमें पता चल गया है कि बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम उसकी स्पीच में भी डेवलप होगी। बच्चे को, जो बच्चा ठीक से सुनेगा नहीं, उसकी बोलने की पावर भी वीक होगी। तो उसके लिए बेरा टेस्ट, ओएई टेस्ट करें हम, रेगुलर बच्चे का ईएनटी के साथ फॉलोअप रखें। अगर कोई सुनने की दिक्कत अनफॉर्चुनेटली बच्चों में है तो उसके लिए पहले ही स्टेज से हियरिंग एड लगाई जाए। और आज के टाइम में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी द्वारा उन बच्चों को जिनको बिल्कुल भी सुनने में क्षमता ना हो, उनको भी पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। लाइफ में भी कभी सर ये दिक्कत आ सकती है, या फिर न्यूबॉर्न बेबी के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है कि अगर हमें पोस्ट कभी कोई वायरल इन्फेक्शन, वायरल मेनिंजाइटिस या पोस्ट कोई ट्रॉमा, रोड साइड एक्सीडेंट, अगर हमारी दोनों कानों की सुनने की क्षमता चली जाए, वो कैंडिडेट्स भी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी द्वारा अपनी हियरिंग को रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा सर एक कमेंट और है, कफ सेंसेशन ज्यादा रहे तो क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? अब सर बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर खांसी शुरू हो जाए तो काफी मंथ्स रहती है, वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। ऐसे में क्या दिक्कत क्या रहती है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली इस वेदर में। ड्राई वेदर में हमारा गला जितना ज़्यादा सूखता है उसकी वजह से चोकिंग सेंसेशन होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स इन दिस वेदर। पानी खूब पीजिए, गले को जितना भी हो सके मॉइस्ट रखिए। दूसरा चीज़ जो ये अफेक्ट करता है वो करता है रिफ्लक्स की प्रॉब्लम, मतलब कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, एसिडिटी। तो बैलेंस्ड एंड स्मॉल मील लीजिए, फ्रीक्वेंट मील लीजिए। हर 2 से 3 घंटे में हमने मेक श्योर करना है कि कुछ ना कुछ खाना है, नहीं तो एसिड रिफ्लक्स होके गले में आएगा। प्लस आजकल जो जंक फूड का एक कल्चर है या बहुत ज़्यादा बाहर का खाना हम प्रेफर करते हैं, वो यस दैट शुड बी अवॉइडेड। तो इससे हमारे जो गले में ड्राइनेस या कंजेशन होती है वो
कंट्रोल हो जाएगी। अगला सर जो कमेंट आया लाइव के माध्यम से, मुझे खाना खाने में और उसको निगलने में दिक्कत होती है, कुछ भी ठंडा खा लेता हूँ तो गले में दर्द भी होता है, इसके लिए क्या करें? हाँ, तो ये टिपिकल टॉन्सिल्स का दिक्कत रहती है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर बचपन में ये 5 से 6 साल 7 साल के बच्चों में पाई जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रहते हैं गले में सीवियर पेन रहना, निगलने में दिक्कत होना, इसकी वजह से गले का पकना, बुखार आना। जनरली तो हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि बचपन में ही अगर रिपीटेड इस तरह के एपिसोड्स हैं तो उनको एड्रेस किया जाए, चाहे मेडिकली या सर्जिकली। बट स्टिल सर्टेन पॉपुलेशन उस टाइम पे इसको इग्नोर कर देती है, तो ये प्रॉब्लम आपको एडल्ट एज तक भी कंटिन्यू रहती है। तो अब इसी वजह से एडल्ट टॉन्सिलेक्टमी यानी कि एडल्ट एज में आके टॉन्सिल्स रिमूव कराने की सर्जरी भी बहुत कॉमन देखी गई है और हम रूटीन प्रैक्टिस में उसको करते भी हैं। इसमें कुछ स्टेजेस भी होती है सर? हाँ, तो इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं डिपेंडिंग अपॉन दी साइज। स्टेज 1, 2, 3, 4 वो साइज के हिसाब से होती है। बट जनरली अगर हम देखें तो साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितना फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन हो रही है। अगर इन्फेक्शन कम है और साइज चाहे ज्यादा भी है, हम उसको छोड़ सकते हैं। बट अगर इन्फेक्शन ज्यादा है रिपीटेडली, दे हैव टू बी रिमूव्ड। अगला कमेंट पढ़ना चाहूंगी सर। एक शख्स हैं जो अपनी माँ के लिए सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जो मदर है उनको सुबह के वक्त और ज्यादातर शाम के वक्त जो सांस लेने वाली नली है उसमें जाला सा बनता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है, इसके बारे में वो पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये मोस्ट लाइकली कहना चाह रहे हैं टूवर्ड्स माइल्ड एस्थमा, क्योंकि ये सुबह के टाइम और शाम के टाइम में टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो उसके अंदर के एल्वियोलाई होते हैं, जो ब्रीदिंग पैसेजेस होते हैं, वो इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर सिकुड़ते हैं। तो उस केस में जो हम अवॉइड करते हैं कि सुबह और शाम की अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गिरावट है तो सैर अवॉइड करें, धूल मिट्टी अवॉइड करें। फीमेल्स घर में डस्टिंग करते हैं, किचन का काम करते हैं, तो फेस को, मास्क को कवर करें और कुछ सिंपल ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स देके हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबली उनको चाहिए कि एक बार वो अपना एग्जामिनेशन कराएं, चेकअप कराएं कि एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है और उससे थिंग्स शुड गेट बेटर। बहुत लोगों को सर जो उनकी ओरिजिनल वॉइस है, जो उनकी आवाज है, उसमें बहुत सारे बदलाव अचानक से देखने को मिलते हैं, आवाज में भारीपन महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है किसी के साथ? हाँ, ऐसे जैसे अभी हमने पहले भी बताया, कुछ तो फिजियोलॉजिकली होता है, जैसे कि हमारी हार्मोनल चेंजेस बॉडी में, ग्रोथ स्पर्ट्स जो आते हैं बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में, तो उस टाइम पे हमें फिजियोलॉजिकल वॉइस चेंज भी महसूस होता है, लड़कों की आवाज चेंज होती है। बट जब सर्टेन प्रोफेशनल्स जिनको की वॉइस में बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ेगी, वोकल यूज बहुत ज्यादा रहेगा, तो उससे आवाज का बैठना, आवाज में होर्सनेस आना, हस्कीनेस आना, ये उनकी वॉइस से रिलेटेड होता है। तो इसके लिए वॉइस का जितना कम से कम यूज करें ड्यूरिंग दी प्रॉब्लम, वो इम्पॉर्टेंट है। वोकल कॉर्ड की स्ट्रेंथनिंग करें, जैसे कि हम जिम जाके अपनी बाकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, उसी तरह हमारे जो वॉइस बॉक्स की मसल हैं, वोकल कॉर्ड्स की मसल हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग अगर प्रॉपर होगी तो वो ट्रॉमा को उतना ही झेल पाएंगे और वॉइस में चेंज नहीं आएगा। कानों की बात कर लेते हैं सर। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि उनके कान से पानी आता है, ये क्यों होता है, किन लोगों के साथ होता है और क्या कारण रहते हैं? वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और स्पेसिफिकली जैसे जैसे आगे नमी का मौसम आएगा, बारिशों का मौसम आएगा, मॉइस्चर रहेगा, वो प्रॉब्लम बढ़ती है। बच्चे अभी स्विमिंग पूल जाना शुरू करेंगे, कान में पानी जाएगा, तो उसकी वजह से क्या रहता है, कान में फंगल इन्फेक्शन, कान में वैक्स का फूल जाना, और उसकी वजह से फिर दर्द, इन्फेक्शन होना, और उसकी वजह से कान में रिसाव आना। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। नहाते वक्त भी पानी जाता है सर कान में? जा सकता है, बट जनरली इतना नहीं जाता कि हमारे को कोई दिक्कत करे। बट हम जहाँ ऐसी जगह पे ले रहे हैं जो कि कॉमन एरिया है, जैसे कि आउटडोर स्विमिंग पूल्स या कहीं तालाब में, तो वहां पे द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज दैट इज अ कॉमन एरिया। सेकेंडली, कानों में इजीली आजकल ईयरबड्स मिल जाते हैं, तो हम वो यूज करते हैं, वो भी इन्फेक्शन कानों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरी जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ईयरबड्स बिल्कुल ना यूज करें। एंड थर्डली, जब ये रिपीटेड इस तरह की इन्फेक्शंस होती रहती हैं तो उससे हमारे कान के पर्दे में कहीं ना कहीं सुराख बनने का डर भी रहता है। फिर वो कान की इन्फेक्शन उस स्टेज तक पहुंच जाती है जहां पे फिर हमें सर्जरी से उस पर्दे को होल
को बंद करना पड़ सकता है। तो सिंपल एक जो वैक्स या फंगस जैसी इन्फेक्शन अल्टीमेटली कान के पर्दे तक को डैमेज कर सकती है, तो इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। सर ये कह रहे हैं कि अकेले अकेले आप गाने मत सुनिए, सबको सुनाइए और अपने कानों का जरूर बचाव करें। सर अगला सवाल मेरा कपल से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे कपल्स हैं कंप्लेंट करते हैं, ज्यादातर वाइफ्स ये कंप्लेंट करती हैं कि उनके जो हस्बैंड है वो खराटे लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी पत्नी की नींद खराब होती है, या फिर कई बार पति कहते हैं कि पत्नी की वजह से पति की नींद खराब हो रही है। ऐसे में ये क्या दिक्कत होती है, क्या कॉमन है बिल्कुल, या इसका भी कोई इलाज है? और कॉमन भी है, और आप ये भी जान के हैरान होंगे कि ये अब हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ी भी है, क्योंकि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हुई है, उसकी वजह से वेट गेन होना कॉमन हुआ है, ओबेसिटी ओवरऑल बढ़ी है। तो खराटे आते क्यों हैं कि हमारा सांस का रास्ता है जो नाक से लेके और चेस्ट तक जाता है, इस एरिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कहीं भी नैरोइंग हो रही है, उसमें स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, नेक शॉर्ट है, ओबेसिटी ज़्यादा है, टॉन्सिल्स हैं, नाक के अंदर मस्से हैं, पॉलिप्स हैं, उस सब का कलेक्टिवली दिक्कत क्या रहती है कि उसकी वजह से हमारा सांस का रास्ता सिकुड़ता है, एयर नैरो पैसेज से जाती है, और वहां से फिर हमें खराटे या स्नोरिंग की प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम अगर सिर्फ खराटों तक की हो तो सिर्फ ये प्रॉब्लम पार्टनर तक ही रहेगी, बट अगर ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का रूप ले ले, जिसमें कि रात को नींद भी डिस्टर्ब होने लग जाए, तो उसका असर हमारे फेफड़ों पे भी पड़ेगा। उसकी वजह से हमें बीपी, शुगर, थायराइड जैसी प्रॉब्लम भी आने का डर रहेगा, और उसके लिए हमें इलाज हमारे हाथ में ही है। इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, वेट लूज करिए, अपना डाइट को बेटर करिए, ज़्यादा फ्राइड, ऑयली, घी, तेल, मक्खन, इन सब चीज़ों को कम करिए, या ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर अपनी रूटीन इंक्रीज्ड एक्टिविटी से उसको डाइजेस्ट करिए। तो वेट रिडक्शन खराटों को कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कुछ नेजल ड्रॉप्स या कुछ मेडिकेशन से भी हम इसको कम कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। इसके अलावा सर मैं नेक्स्ट कमेंट पढ़ पा रही हूँ, एक शख्स है जो पूछ रहे हैं कि सर हमारी दादी नानी के जमाने से जुड़ा हुआ एक नुस्खा है गरारे करना, ये कितना कारगर है, कितना कामयाब? गरारे इवन हम नॉट ओनली दादी नानी के टाइम से, हम आज भी अपने पेशेंट्स को ड्यू टू दी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, हम आज भी बोलते हैं कि जो वो पेशेंट जिनको रिपीटेड गला खराब रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार एंटीबायोटिक्स लें। गरारे करने से नमक वाले वो उसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं उससे वो बच सकते हैं। दूसरा, टॉन्सिल्स जो रिपीटेडली इन्फेक्टेड रहते हैं बच्चों के या बड़ों के भी, उसमें अगर हम डेली रात को मेडिकेटेड गार्गल्स या सिंपल सॉल्ट वाटर गार्गल्स करके सोएं, तो वो खाना जो हमारे टॉन्सिल्स में फंसा रह जाता है वो वॉश आउट हो जाता है, हमारा गला साफ हो जाता है, और उसकी वजह से जो टॉन्सिल्स की रिपीटेड इन्फेक्शन होती है उसको भी हम एपिसोड्स को कम कर सकते हैं, और जहां एपिसोड्स कम हो गए वहां ऑटोमेटिकली सर्जरी से भी हम बच सकते हैं। सर एक कफ एंड कोल्ड, बेसिकली मैं ज्यादा बात कोल्ड को लेके करना चाहूंगी क्योंकि बहुत लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान है। होता क्या है, वेदर चेंज हुआ, अमूमन हर किसी को कफ एंड कोल्ड तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका कोल्ड ठीक ही नहीं होता, उनके साथ ये होता है कि उनको कोल्ड लगा ही रहता है। ये इस दिक्कत के बारे में सर बताइए, जिनको बहुत ज्यादा छींकें आती हैं। यस, सो बेसिकली ये एलर्जिक राइनाइटिस है, मीन्स के वो लोग एलर्जी से परेशान हैं, जो सीजनल भी हो सकती है कि वेदर चेंज पे, और पेरिनियल भी, मींस थ्रू आउट द ईयर वो चलती रहेगी। सिंपल एलर्जी के लिए तो हम नेजल स्प्रेज वगैरह यूज कर सकते हैं, बट कभी कभी यही एलर्जी जब क्रॉनिक हो जाए, लंबे समय तक चलती रहे, तो वो साइन्यूसाइटिस बन जाती है, जिसको कि कॉमन पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे साइनस बन गया है। तो साइनस कुछ नहीं होता, साइनस हमारे नाक के आसपास वो स्पेसिस होती है हमारे स्कल में, फेशियल स्केलेटल में, जो एयर होनी चाहिए, जहाँ पे हवा होनी चाहिए, लेकिन क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से वहाँ से एयर चेंज हो जाती है और वहाँ पे बलगम या रेशा या पॉलिप्स मस्से बन जाते हैं। उसकी वजह से हेडेक होना, रिपीटेडली गले में बलगम रेशा गिरते रहना, वो वही बलगम रेशा छाती में जाकर डिपॉजिट होना, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिएक्टेसिस जैसी प्रॉब्लम होना, एस्थमा डेवलप होना, तो उस चीज को भी ये रूप ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये थ्रू आउट द ईयर ही रहे, कभी कभी कुछ खाने पीने की चीज से या वेदर चेंज होने से, ठंडा गर्म चेंज होने से भी ये बढ़ जाती है। और ये
70 to 80% पेशेंट्स में उस स्टेज से अगर हम स्टार्टिंग से मेडिकल मैनेजमेंट लें तो उसको हम बड़ी ही अर्ली स्टेज पे विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस मैनेज कर सकते हैं। गौरव सर, अगर मैं नाक की बात करूं, गले की बात करूं, वो तो एक एक ही है ना, नेचुरल वे से, लेकिन कान हमारे दो हैं। ऐसे में क्या कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई दिक्कत है तो दोनों कानों में एक साथ होगी, या कभी ऐसा भी होता है कि एक कान में दिक्कत है और एक कान बिल्कुल परफेक्ट? नहीं, ऐसा मोस्टली इनफैक्ट आई विल से कि अगर होगा तो वो जनरली कान में अगर होल हो तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही कानों में होगा, या अगर कानों में सुनाई में कमी आए तो वो दोनों ही में आएगी। ऐसा भी बहुत कॉमनली देखा जाता है कि दिक्कत एक ही कान में हो, और उसके लिए हमें ऑडियोमेट्री टेस्ट कराना चाहिए, अपना सुनाई का टेस्ट कराना चाहिए, ताकि जो भी दिक्कत है बहुत अर्ली स्टेज में हमें पता चले। कानों में मेडिकल मैनेजमेंट से हम रेशे वगैरह को कंट्रोल कर लें, रेशे को सुखा लें, तो शायद उससे हमारे कान के पर्दे में होल भी ना बने। बट जैसे जो आपका क्वेश्चन था कि क्या ये प्रॉब्लम हमेशा दोनों ही में डेवलप होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका सिंगल ईयर भी अफेक्ट हो सकता है, और उस जरूरी इसलिए है कि अगर आपका एक ईयर अफेक्ट हो गया तो आपके पास पूरी लाइफ लॉन्ग एक ही ईयर, जैसे किडनी दो है तो आपको अगर एक किसी की दिक्कत हो जाए तो उसी तरह हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत पड़ जाती है, पर्टिकुलर उन पेशेंट्स में अगर उनके एक कान में कंप्लीट डैमेज है तो यानी कान में तो आपको फिर भी ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन नाक और गला तो एक ही है, उसका ध्यान आपको ज्यादा अच्छे तरीके से रखना है। सर, कान से जुड़ी हुई अगली बात करना चाहती हूँ। बहुत लोगों को अक्सर कान में खारिश होती है ना, उसमें वो क्या करते हैं, ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी कान में डालना शुरू कर देते हैं ना, तो दिक्कत होती है उससे, और कितना नुकसानदायक ही रह सकता है? देखो, कान में खारिश होना और कान में इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स में जो डायबिटिक हैं, जो एल्डरली हैं, और या बच्चे जैसे स्विमिंग में आगे जाएंगे या आगे नमी वाला मौसम होगा। उससे होता क्या है, एयर जो हमारा एरिया है वो एक क्लोज्ड एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर हम कहें तो हवा नहीं जाती है। तो जहाँ भी एरिया क्लोज होगा वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, नमी ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है कि फंगस की लेयर डेवलप हो जाती है, और फंगस बॉडी में जहाँ भी होगा वहाँ सबसे पहली चीज़ होगी खारिश। और खारिश के लिए लोग क्या करेंगे, ईयरबड लेंगे और कान को खुजाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे खारिश करने से आप अपनी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, कान के अंदर से रिसाव आ सकता है, रेशा आ सकता है, और बहुत लेटर ऑन स्टेज पे कान के पर्दे को भी डैमेज हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं सर ईयर क्लीनिंग भी तो करनी है, उसका करनी है, और उसके लिए हम एंटी फंगल ड्रॉप्स देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 वीक्स, जिससे कि पूरी फंगल लेयर स्किन से उतर जाती है और कंप्लीट फंगल इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पेशेंट को ऐसा रियलाइज होगा कि जैसे उसको खारिश या कोई भी चीज है ही नहीं। तो अगर कुछ ऐसा है उसको चेक करा के कंट्रोल करिए। सेकेंडली, एल्डरली पॉपुलेशन में डायबिटीज बहुत कॉमन कारण रहता है जिससे कि ये कानों में खारिश होती है, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स के अंदर फंगस की इन्फेक्शन ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर, लास्ट में जितने भी व्यूवर्स आज स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम में जुड़े थे उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे करनाल के अमृतधारा माय हॉस्पिटल की तरफ से? सो बेसिकली मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि एट अमृतधारा हॉस्पिटल वी हैव ऑल दी फैसिलिटीज़। यहाँ पे कान, नाक, गले से रिलेटेड बोथ डायग्नोस्टिक, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकें, एंड थेरेपेटिक, आगे जैसे कि हम उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकें। तो अगर कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, हम हमेशा अवेलेबल हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत के लिए हमें जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर कांटेक्ट करें। बिल्कुल, आप पहुंच सकते हैं। अगर आपको कान, नाक और गले से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, आपके लिए यहाँ पर सेवा में हाजिर हैं डॉक्टर गौरव भांबा, जो कि कंसल्टेंट ENT हैं और 16 साल का एक्सपीरियंस है सर के पास। तो आपको यहाँ पर सर के पास एक बार जरूर पहुंचना चाहिए अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है। उसके बाद आप सभी लोगों का धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और फिर अगले बुधवार को हम यूं ही इसी तरीके से इसी स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम में आपसे एक और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ मिलेंगे और जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।